Yes, very good morning, boys and girls. Very good morning, boys and girls. I welcome you all to the session of 12th standard secretary practice. समझ सकता हूँ इतना सारा प्रोसीजर, इतना सारा प्रोविजंस थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है दिमाग के लिए, इतना सारा चीजें दिमाग में नहीं बैठ पाती है ना, टॉक्सिक हो गया ना कोले, है ना? हाँ, इतनी सारी चीजें बताओ फिर अब प्रोविजन नहीं हुआ टॉक्सिक तो बता, हुआ ना? हाँ, तभी बोलूँ कैसे नहीं टॉक्सिक हुआ ना? हाँ बताओ, मतलब प्रोविजंस कैसे कैसे हैं, किसके प्रोविजंस? अभी इसके अलॉटमेंट के प्रोविजंस दो तरह के होते हैं, कौन से होते? दो। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में कितने प्रोविजंस है? अच्छा बोलो मत रे। हाँ तुम खुद ही एब्सेंट थे, तुमको क्या मालूम? हाँ जनरल प्रिंसिपल्स कितने हैं? सुभाष शिंदे 6 है, बताओ कौन से 6? हाँ चलो दोनों याद करो, स्टैट्यूटरी याद करो और जनरल याद करो, पूरे याद करो। मैं तुम दोनों को पूछूंगा तुरंत, पूरे के पूरे याद करो, पूरे के पूरे इमीडिएट याद करो। हाँ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कितने हैं? 8। जनरल प्रिंसिपल्स कितने हैं? 6। 8 और 6 14, 14 पूरे प्रिंसिपल्स प्रोविजंस है जो हमें सीखने हैं, राइट? लर्न इट प्रॉपरली, आपको याद करना है, बताना है मुझे। अजमेरा स्टैट्यूटरी प्रोविजन 8 कौन से बता? हाँ रजिस्ट्रेशन किसका? मेरा। हाँ और एप्लीकेशन मनी। हाँ और चलो, आई एम नॉट गोइंग अहेड विद द डिस्कशन, आई एम नॉट गोइंग अहेड विद द हेडिंग। अगर आपको पीछे वाले हेडिंग किस पॉइंट याद नहीं तो आगे जाके क्या करूं? आई एम गिविंग 5 मिनट्स टू एवरीवन। मैं रैंडमली किसी को भी पूछूंगा, जो आंसर देगा सही है, जो आंसर नहीं दे पाया उसको मैं स्टैट्यूटरी और इसके प्रिंसिपल्स का जो भी टेक्स्ट में दिया है वो पूरा लिखना पड़ेगा आपको एज इट इज, बतौर पनिशमेंट। चलो पढ़ो, ये 5 मिनट्स एवरीवन। याद होने ही चाहिए, ये डिटेल आंसर है अपना कंपलसरी फाइनल एग्जाम का। Okay, now that you have learned everything about the provisions of the allotment of shares, now let's move on to the next heading, that is procedures for allotment of shares. Now in the coming part, next 1 hour, I'll complete all the 8 conditions regarding procedure for allotment of shares. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के जो सारे 8 सारे प्रोविजंस है, उन सारे के सारे 8 प्रोविजंस को, प्रोसीजर्स को अब हमें समझना है। प्रोविजंस आर स्टैट्यूटरी जो 8 थे, अब जो हमें देखना है वो है प्रोसीजर। ये पूरे प्रोसीजर को अभी हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। नाउ अगेन देयर आर 8 पॉइंट्स इन द प्रोसीजर आल्सो, देयर आर 8 पॉइंट्स इन द प्रोसीजर। प्रोसीजर और प्रोविजन के बीच का फर्क समझिए। जैसे सूर्य नमस्कार करते तो उसको एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है, यू हैव टू गो बाय एवरी स्टेप। डायरेक्टली सूर्य नमस्कार नहीं होता, प्रॉपरली जो स्टेप दिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, उस हिसाब से होता है, राइट? घड़ी में जो 1 के बाद 2 बजते हैं, 2 के बाद 3 बजते हैं, 3 के बाद 4 बजते हैं, 4 के बाद 5 बजते हैं, 5 के बाद 6 बजते हैं, एक दिन 12 भी बजेंगे तो 12 बजते हैं। डायरेक्ट 12 नहीं बजते, डायरेक्ट 12 बजते हैं क्या? नहीं, 1 2 3 4 5 6 और फिर बाद में 12 बजते हैं। तो सब्र रखना पड़ता है, सब्र का फल मीठा होता है। तो 1 से लेके ऐसे 12 बजते हैं, डायरेक्ट 12 बजते हैं क्या? नहीं बजते। अब उसी हिसाब से प्रोसीजर है। प्रोसीजर में डायरेक्ट अलॉटमेंट होगा क्या? नहीं, देयर इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर व्हिच हैज टू बी फॉलोड। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8। प्रोसीजर का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने में समझदारी है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस एज इट इज चाहिए। अब समझ लो 8वां पॉइंट क्या है अपना, प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर, इशू शेयर सर्टिफिकेट। आपको 8 पॉइंट याद है लेकिन उसको सीरियल याद नहीं। आपने पहला पॉइंट लिख दिया प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इशू शेयर सर्टिफिकेट, डायरेक्ट 12 बजा दी। ऐसा चलता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं चलना। कैन दैट हैपन? नो, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। हर एक
विधि के हिसाब से जाना पड़ेगा शादी के लिए। डायरेक्ट कुबुले कुबुले सिस्टम जैसे अपना हिंदू में नहीं रहता, पहले वो घर पे, हमारे इसमें अलग प्रोसीजर, हर एक इसमें कैसे कैसे प्रोसीजर पता नहीं। हमारे इसमें पहले जनेऊ पहनाते हैं, जनेऊ के बाद फिर कहाँ से शुरू होती है? हाँ, पहले मूंग हाथ होते हैं, मूंग हाथ के बाद फिर मूंग हाथ होते हैं, मूंग हाथ के बाद क्या होता है? क्या होता है इसी तरह? मूंग हाथ के बाद, मूंग हाथ के बाद क्या होता है? क्या क्या? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। 9 साल पहले किसको याद है? या 9 दिन पहले की बातें मुझे याद नहीं रहती। पहले होता है मूंग हाथ, मूंग हाथ के बाद क्या प्रोसेस होता है? अभी सच्ची में याद नहीं है मुझे। हाँ, खाना। खाना तो बेटे पूछी मत, मारवाड़ी की शादी में खाना तो पूछी मत। मेरी जब शादी हुई थी, चूड़ा फीड़ा खाना उससे। मेरे शादी का खाना बोले तो मेरे को ऐसा याद आता, तो ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही कर दिया हमारे पिताजी ने। 2 दिन की वेडिंग थे, मेन 2 days, 28, 29, सॉरी। और बोलेंगे मैम तुमको मालूम होगा, सबको मालूम नहीं था, जाके बोले जैसे तुम 28, 29 अब जून, 28, 29 जून, 2 दिन का कैटरिंग का बिल आया। 2 दिन का झोड़पने का बिल है 40 लाख रुपए खाने का। हाँ, 2 दिन का खाने का बिल है। हाँ, अब सोने की बिस्किट खाए, क्या ही बोलना है। देखो मैं खुद को मालूम नहीं क्या खाए। पहला होता है मूंग हाथ, मूंग हाथ के बाद अगर मेरे को सही अगर याद है तो फिर होता है मेहंदी। पहले मूंग हाथ के बाद दूल्हे को लगाई जाती है मेहंदी। मेहंदी के बाद होता है विनायक, मतलब गणेश जी की पूजा वगैरह। उसके बाद हल्दी के बाद मारवाड़ीज में होता है संगीत। बाकी मेरे संगीत, तुम्हारा संगीत बहुत खतरनाक रहता भाई साहब, मैं देखा तुम्हारा संगीत। ये अभी तिवारी सब अपने अपने लग्न की प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे को मालूम है। कोले लग्नाची प्लानिंग चालू है, थोड़ी लक्ष द्या, सब समझ गया मैं तुम्हारे उत्साह से। अब तिवारी जी बीच में भी गए थे शादी में, बोले हमारे यहाँ संगीत। मैंने बोला मैं देखा तेरा, वो वीडियो डाला था, संगीत चल रहा है जो उठा रहे बाबा जी सो वैसा वाला संगीत नहीं रहता अपने पास। मजा आता बोले। ये यूपी वालों का संगीत खतरनाक रहता है। पहले दिन संगीत का प्रोग्राम खत्म। फिर दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग पहले क्या होता है? नहीं बे, इशिता सेकंड डे मॉर्निंग क्या होता है? सेकंड डे मॉर्निंग वेडिंग डे के दिन सुबह प्रोग्राम क्या होता है पहला? अबे हवले सगाई तो पहले होंगी ना। हाँ, काजू कतरला क्या होता है फिर सेकंड डे? गुड़ाचा चहा तो मॉर्निंग गुड़ाचा सेकंड डे। अच्छा मोमो, तुम्हारे रीति रिवाज तू बताता क्या 2 दिन के पूरे? फिर सेकंड डे मॉर्निंग घी पिलाई, सेकंड डे मॉर्निंग पहले घी पिलाया जाता है। घी पिलाई के बाद वो बेवा का प्रोग्राम रहता है लेडीज लोगों का। फिर निकासी, घोड़ी के नो चढ़ाया भूतनी के। निकासी के बाद मिलनी में वो क्या करते हैं, दूल्हे वाले पक्ष दुल्हन वाले पक्ष आमने सामने में बैठते हैं, और फिर दूल्हे के पिताजी दुल्हन के पिताजी गले मिलते हैं, ईद मुबारक करते हैं, और दुल्हन वाले दूल्हे वालों को पैसे देते हैं फ्री फंड में। गाठी बेटी व्हाटएवर तुम्हारे कैसेट में होगा, मराठी में गाठी बेटी जो प्रोग्राम रहते हैं वैसे। मिलनी, इसको बोलते तजुर्बा। राउंड ऑफ अप्लॉज दर्शन विभूति के लिए। तालियां बजाओ, बताता हूं। ये सचमुच में बैल की जोड़ी, इनका दिमाग ऐसा बैल बुद्धि है।
मैं बोला उसके बाद क्या है, डाइवोर्स। अबे आदमी का घर तो बसने तो उसके पहले उजाड़ने के लिए तैयार है आदमी लोग, तो बस पूछे मत। छान। फिर मिलने के बाद उसके बाद फेरे, और फेरे के बाद रिसेप्शन, और फिर जय हिंद जय महाराष्ट्र। ऐसे 2 दिन का पूरा प्रश्न। हाँ, मग सत्यनारायणाची पूजा सेकंड डे, थर्ड डे। अरे हाँ, सबसे मेन फेरे के बाद विदाई, सबसे बाद वो नहीं होता। ये होटवानी, तुलसानी, जेठवानी कॉकटेल पार्टी रहती है, फर्स्ट क्लास। जेंट्स एंड लेडीज कॉमन, फर्स्ट क्लास। झड़प देखने लगी। सिंधीज में कंपलसरी वी हैव कॉकटेल पार्टी, तो फर्स्ट डे और सेकंड डे। फर्स्ट डे आई गेस, शादी के एक दिन बाद है पहले, फर्स्ट डे है सेकंड डे, शादी के बाद ना, पहले भी। मैं राजस्थान गया था, जयपुर, मेरे दोस्त की शादी में। वो बेचारा यहाँ पे हमारा पातुरकर बोल के था, एक सिंधी लड़की से शादी किया था राजस्थान की। उसकी तो वेडिंग के फर्स्ट डे थी कॉकटेल पार्टी। मस्त मौज कर दे बेटा, फर्स्ट क्लास। सन इन लॉ, मदर इन लॉ, फर्स्ट क्लास। वो का चढ़ा के फर्स्ट क्लास। हाँ, मास्क घाल ए भाई, मास्क पे। बरं वाटत नाही तुला, घरी जा, घरी जा। प्रेमात म्हणालो, बरं वाटत नसेल तर घरी जा। आणि तुला खोकले तिकडे बस, थोडा वेळ जा, आता एकदमच जाऊ नको। कधी जाणार आहे, कोणासोबत जाणार आहे घरी? जायचंय घरी की बसायचंय? हा काय, तिकडे फर्स्ट बेंचवर बस। हाँ, मास्क कस्टमर है तो भाई ये हिसाब से सारी वेडिंग प्रोसीजर है। और फिर उसके बाद कुछ नहीं, रिसेप्शन के बाद दूसरे दिन सुबह काळा आहे, पिवळा आहे, हिरवा आहे, निळा आहे, ऑलिव्ह आहे, काय काय आहे। अच्छा वैसे हो गया। मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी सकाळी सत्यनारायणाची पूजा। वाह, यहाँ पे हमारी शादी का प्रेशर खत्म है। तो हम आ रहे हैं प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो शादी की जो प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, डायरेक्ट फेरे नहीं होते। पूजा विधि कर करके लास्ट में फिर वो शादी फेरे वगैरह सब बात। जीजा कंट्रोल। शी इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, कुछ भी बोल रही है वो बावली। प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सो प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में थोड़ा रिस्क है, क्योंकि प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप ही होना चाहिए। डायरेक्टली यू कैन नॉट राइट द पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ रजिस्टर। अगर समझो तुम्हें 2 क्वेश्चन आए, प्रोविजंस और प्रोसीजर। प्रोविजंस में सिर्फ 8 पॉइंट याद रखना जरूरी है। मंगल कार्यालय को पैसे बाद में दे दिए तुमने, और अपॉइंटमेंट पंडित जी का और कैटरिंग का पहले भी लिख दिया पॉइंट, तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोविजंस में सिर्फ प्रोविजंस चाहिए। प्रोसीजर में ऐसा नहीं है। प्रोसीजर में जो व्यक्ति वही का वही होना चाहिए। पहले मंगल कार्यालय के पैसे, तो पहले मंगल कार्यालय के पैसे ही आने चाहिए। मतलब बोलने का तात्पर्य समझ रहा है क्या? इफ इट इज इन सेकंड पॉइंट, इट हैज टू कम इन सेकंड पॉइंट ओनली। इफ यू मिस ऑन द स्टेप और यू रीअरेंज द स्टेप एज पर योर चॉइस, देन यू डोंट गेट मार्क्स। तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। पहले वही कुबुले बाद में सब मेहंदी वेंदी लगा, ऐसा नहीं होगा। एवरीथिंग हैज टू गो बाय द फ्लो ओनली। सूर्य नमस्कार करने के स्टेप है, डायरेक्टली गोते खाए बोल तो नहीं जमता, दिल मेरा गोते खाए ऐसा नहीं। जो स्टेप है वो स्टेप बाय स्टेप ही हमें जाना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडिंग प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फर्स्ट,
appointment of allotment committee. Now see, there is an appointment of an allotment committee. I said it very clear, the appointment of allotment committee will be needed only when in case of oversubscription. When the applications received is more than the number of shares issued by the company, such a case is called as oversubscription. And in case of oversubscription, to decide on the ratio of the allotment, what is to be done is the board of directors have to appoint a committee, which is called as allotment committee, and that allotment committee has to decide on the basis of allotment of shares. Appointment of allotment committee. What is the next point we have? Appointment of allotment committee. When the subscription list is closed, the secretary informs the board of directors to make preparations for allotment of shares. If the issue is at par, subscribed or undersubscribed, the board of directors can do allotment of shares. So in case of underline par and undersubscribed, the board can do allotment of shares. Allotment of shares कौन करेगा? Par and undersubscribed में board. Underline par, undersubscribed, board, allotment of shares. But if the issue is oversubscribed, underline oversubscribed, the board of directors has to appoint allotment committee, and this allotment committee will undertake the work of allotment. The allotment committee will decide the basis and submit a report to the board of directors. Does that mean whatever ratio and basis of allotment the allotment committee has decided is full and final? Is it full and final? No. Whatever they have thought, whatever they have reviewed, they have to present it in an allotment report to the board of directors. After that, they will collectively decide what should be the final basis for allotment. Are you getting my point? Allotment committee appointment at step 1 कब आएगा? Only in case of oversubscription. एक मिनट, मैंने बक्से बनाए हैं. आजकल नए लोग कुछ नए टीचर कुछ नया करते रहते ट्राई, तो मैंने बोला मैं भी कुछ नया क्रिएटिव ट्राई करूं. स्टेप बाय स्टेप. स्टेप 1 क्या है हमारा? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. व्हाट इज स्टेप नंबर 1? अपॉइंटमेंट ऑफ allotment committee. What is the first point we have? Appointment of allotment committee. ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया. अलॉटमेंट कमेटी का अपॉइंटमेंट कब जरूरी है? जब ओवर सब्सक्रिप्शन है तब. ऐसे तो प्रोसीजर इजी है, लेकिन सिर्फ सीरियल याद रहना जरूरी है. अगर आपको सीरियल याद रहा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. सबसे पहले कौन लगेगा? अलॉटमेंट कमेटी. अलॉटमेंट कमेटी की जरूरत कब पड़ेगी? जब देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन. अलॉटमेंट कमेटी क्या करेगा? रिपोर्ट बनाएगा. किसी सबमिट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब आती है अलॉटमेंट कमेटी का अपॉइंटमेंट और इसका रिपोर्ट प्रिपरेशन. ये हो गया. इसके बाद बड़ो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. अब हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है? बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. होल्ड अ बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द अलॉटमेंट. देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन, पार सब्सक्रिप्शन के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निर्णय लेंगे. ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर अलॉटमेंट कमेटी रिपोर्ट बनाएगी. अब ये सब चीजें तय होने के बाद अब फाइनल डिसीजन लेना है कि व्हाट विल बी द बेसिस फॉर अलॉटमेंट. That is to be taken and that is given in the authority of only board of directors, which has to be taken in a board meeting. The board of directors can exercise their power in which meeting? Board meeting, right? यानी holding a board meeting to decide the basis of allotment. समझ में आ रहा है पॉइंट? पॉइंट नंबर 2, board meeting is held to approve the allotment formula suggested by the allotment committee. जो अलॉटमेंट कमेटी ने सजेशन दिए है अपने रिपोर्ट में, उसी सजेशन के मुताबिक बेसिस ऑफ अलॉटमेंट को फाइनलाइज करने के लिए अप्रूव करने का काम जो है बोर्ड मीटिंग में किया जाता है. अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी is also present when the allotment committee prepares the allotment formula. अगर कोई एक लिस्टेड कंपनी है
वो अपनी बोर्ड मीटिंग में अलॉटमेंट कमेटी के मुताबिक बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइज कर रही है। कहीं कोई चीटिंग तो नहीं हो रही, किसी इन्वेस्टर्स के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रहा, ये सब देखने करने के लिए अलॉटमेंट के पूरे प्रोसीजर में कई कंपनी किसी इन्वेस्टर के साथ चीटिंग तो नहीं कर रही, किसी इन्वेस्टर के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रहा है, ये सब चीजें देखने के लिए, इंश्योर करने के लिए वो मीटिंग में मौजूद एक व्यक्ति रहेगा जिसे कौन अपॉइंट करेगा? सेबी, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विल अपॉइंट वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन will be sitting in the board meeting and looking into the all process of the allotment. अगर उसे कुछ irregularity लगी तो वहां पे हस्तक्षेप करेगा, अगर उसे कुछ irregular रहेगा वो चुपचाप बैठ के खाली देखता रहेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसका अपॉइंटमेंट किस लिए किया है सेबी ने? वहां जाकर तमाशा करने के लिए नहीं, वहां जाकर सिर्फ देखने के लिए कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो फिर वहां पर क्वेश्चन करना, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं लगे तो तुम्हारा कुछ काम नहीं, वहां जाकर चुप शांत बैठा। Hataji Gadi and Thondavar board, right? A representative of the CP is also present when the allotment committee prepares the allotment formula. If the shares are listed, the formula has to be approved by the authorities of the concerned stock exchange. अगर listed company है, basis of allotment also has to be approved by the stock exchange. अगर कोई listed company है, तो appointment committee का board of directors का जो basis of allotment finalize हुआ है, उसका approval किससे लगेगा? stock exchange है। यानी अगर stock exchange ने approve नहीं किया, again they have to take a meeting, again they have to reconsider the basis of allotment. ये कब आता है? जब एक listed company होती है तब। ये कब आता है? जब एक listed company होती है तब। Once the allotment formula is approved, the application and the allotment list is made. Application list बनाई जाएगी और उसके हिसाब से allotment list बना ली जाएगी। The list contains the name of the allottees, that is the applicants who have allotted the shares. और उस अलॉटमेंट लिस्ट में उन लोगों का नाम रहेगा जिन्हें शेयर्स अलॉट किए जाने हैं। द लिस्ट हैज टू बी साइंड बाय द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का जो चेयरमैन है और जो कंपनी का सेक्रेटरी है, उन दोनों के द्वारा इस अलॉटमेंट लिस्ट को साइन किया जाता है और फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। सबसे पहले हमने क्या देखा है? अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी, फाइनलाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। कहां पर होता है ये? बोर्ड मीटिंग के अंदर। यस, नेक्स्ट, पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर द अलॉटमेंट। पहले वाले में हमने रेशो के बारे में तय करने का अधिकार अलॉटमेंट कमेटी को लिया। अलॉटमेंट कमेटी ने उसे बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट किया। बोर्ड मीटिंग में रखने के बाद उस अलॉटमेंट के रेशो को फाइनली अप्रूव किया गया। अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज की भी परमिशन ले ली गई। सब चीजें कंप्लीट करने के बाद अब जो फाइनल एक चीज करनी बाकी है, दैट इज पासिंग अ रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब वो कहां पर होगा? बोर्ड मीटिंग में, क्योंकि अलॉटमेंट करने का अधिकार किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इट इज विद इन द अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो द रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू बी पास्ड वेयर? इन द बोर्ड मीटिंग। अ बोर्ड रेजोल्यूशन is passed to allot the shares. The resolution is also authorized by the secretary to issue letters of allotment and letters of regret. पिछले वाले कुछ पॉइंट में देखा था हमने जनरल प्रिंसिपल्स में, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंपलसरी। जिन लोगों को शेयर्स फाइनली अलॉट हो रहे हैं उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है, और वो जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है दैट इज गिवन विद द हेल्प ऑफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट। लेटर ऑफ अलॉटमेंट कंपनी के बिहाफ पे सारा कम्युनिकेशन कौन करता है भाई साहब? सेक्रेटरी। तो एक बार एप्लीकेशन को रिव्यू करने के बाद, अलॉटमेंट कमेटी के सजेशन के बाद, बोर्ड के अंदर अलॉटमेंट का फॉर्मूला फाइनलाइज होने के बाद, उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास होने के बाद, अब कंपनी को आगे चल के अलॉटमेंट करना है। ओके, अलॉटमेंट करते हो पहला स्टेप क्या होता है? इशूइंग लेटर ऑफ अलॉटमेंट। जिन लोगों को आप अलॉटमेंट करने वाले हो, अलॉटमेंट लिस्ट के हिसाब से पहले उनको इन्फॉर्म कर दो कि आपको शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं। और जिन लोगों के एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हैं उन्हें एक लेटर लिखना पड़ता है जिससे हम कहते हैं लेटर ऑफ रिग्रेट। क्या कहते हैं इसे? लेटर ऑफ रिग्रेट। ये शायद 11th में हुआ है लेटर ऑफ रिग्रेट, है ना? हुआ 11th में? नहीं हुआ? ठीक है, ये भी फिर सॉरी नहीं हुआ है। ये दोनों भी कम्युनिकेशन विद मेंबर्स में जो अपना चैप्टर है, ये दोनों लेटर वहां पर है। अलॉटमेंट के वक्त दो चीजें होती है, एक तो एप्लीकेंट को शेयर्स अलॉट होंगे, एक तो एप्लीकेंट को शेयर अलॉट नहीं होंगे। जिन लोगों को शेयर्स अलॉट होंगे उनसे कौन सा लेटर लिखेंगे हम? लेटर ऑफ अलॉटमेंट। ये कौन लिखता है? सेक्रेटरी। और जिन लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं होने क्या लिखा जाएगा? लेटर ऑफ रिग्रेट।
भाई हमें दुख होता है आपको ये बताते हुए कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट की जाती है. इट फील्स वेरी सैड, इट बिकम्स वेरी टॉक्सिक, सो योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड. हो नेक्स्ट. तो अब जैसे ही रिजोल्यूशन पास होता है, रिजोल्यूशन पास होने के बाद, रिजोल्यूशन जो है वो पास होने के बाद लेटर ऑफ अलॉटमेंट या फिर लेटर ऑफ रिग्रेट जो है ये इशू करने का काम करता है सेक्रेटरी. नेक्स्ट, सेक्रेटरी हैज टू सेंड अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट to the allottees, that is those applicants whose name appear in the allotment list. The secretary has to send a letter of regret जिसका टॉक्सिक हो गया उसको लेटर ऑफ regret to those applicant to whom shares have not been issued. जिन लोगों को शेयर्स इश्यू नहीं किए जा रहे हैं उन लोगों को कौन सा लेटर जाएगा? लेटर ऑफ रिग्रेट. कौन सा लेटर जाएगा? लेटर ऑफ रिग्रेट. लेकिन जिन लोगों को शेयर्स मिलने वाले उन्हें क्या जाएगा? लेटर ऑफ अलॉटमेंट. Along with the letter of regret, the application money is also refunded. Normally कंपनी क्या करती है? लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ साथ समझ लो एप्लीकेशन मनी बनता है का 100 रुपया, इसका तो रिग्रेट ही है, रिजेक्ट ही है. हाँ वो बनता है. अब बनता है का एप्लीकेशन आया, एक भाले का एप्लीकेशन आया, एक भाले का एप्लीकेशन आया, एक बंटाई का एप्लीकेशन आया. दोनों के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए. 100% रिजेक्ट है ये दोनों, 101%. अब इन दोनों के एप्लीकेशन रिजेक्ट होने हैं तो इन्हें कौन सा लेटर भेजा जाएगा? लेटर ऑफ रिग्रेट. आम्हाला कळवण्यात अत्यंत दुःख होता है, अत्यंत दुःख होता है की तुमची एप्लीकेशन जो आहे तो रिजेक्ट केली गेली. दीदी गुड मॉर्निंग. आपणास कळवण्यात येते की आपणास कंपनीची शेअर अजिबात अलॉट झालेली नाही. सकाळ झालेली आहे, डोळे पुसून घ्या आणि लक्ष द्या. तर माय डियर चेतू, इट फील्स रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड. बनता है ये एप्लीकेशन के साथ साथ जो एप्लीकेशन के वक्त उस लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ साथ एप्लीकेशन के वक्त जो पैसा दिया था वो एप्लीकेशन मनी भी रिफंड करना पड़ेगा, है ना. तो एप्लीकेशन मनी का जो चेक होता है वो नॉर्मली लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ ही भेज दिया जाता है. नहीं तो अगर ऑनलाइन ट्रांसफर किया है तो उसे उसकी डिटेल उस लेटर ऑफ रिग्रेट में दे दी जाएंगे. वाइट दिस यूटीआर नंबर, योर मनी ऑफ द एप्लीकेशन मनी हैज बीन रिफंडेड बट यू आर रिजेक्टेड. हो, दिस इज द पॉइंट. लेकिन आपको मैंने बताया है जिन एप्लीकेंट को शेयर्स अलॉट नहीं होते उन्हें एप्लीकेशन मनी कितने दिन में रिफंड करना पड़ता है? 15 दिन में. अगर 15 दिन में अगर आपने एप्लीकेशन मनी नहीं लौटाया, इफ यू डू नॉट रिटर्न दैट मनी इन 15 days, if you do not return the money in 15 days, then you'll be penalized with a simple interest of 18% per annum for non repayment of the application money. लेकिन नॉर्मली कंपनी क्या करती है? जब लेटर ऑफ अलॉटमेंट के साथ लेटर ऑफ रिग्रेट इश्यू करती है उसके साथ ही उसका एप्लीकेशन मनी का जो भी चेक है वो भी वापस रिटर्न कर दिए, तुम और तुम्हारा पैसा और तुम्हारा रिग्रेट लेटर. अब यू कैन फाइंड राइट. नेक्स्ट, along with the letter of regret, the application money is also refunded. The application money is also refunded. A company which issues shares in electronic mode does not issue allotment letter to individual applicants. A company which issues shares in electronic mode, a company which issues shares in electronic mode does not issue allotment letter to individual applicant. अब जिन कंपनी ने ऑनलाइन फॉर्मेट में ही सारे शेयर्स इशू किए उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू करने की जरूरत नहीं है. कंपनी इन्फॉर्म्स द रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी एनएसडीएल सीडीएसएल अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. एनएसडीएल सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी, ये दो अलग अलग डिपॉजिटरीज है जो पूरा ऑनलाइन फॉर्मेट में ऑनलाइन ट्रेडिंग का पूरा काम देखते हैं, जो आपकी कंपनी को फिजिकल फॉर्म से ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. A member is a member whose name appears in the register of the members is a beneficial owner as per the record of the depositories. मान लो सारे अलॉटमेंट गर्ल्स को हुए हैं, सो इसकी इंफॉर्मेशन अपने को किसको देनी पड़ेगी? अलॉटमेंट लिस्ट की पूरी लिस्ट किसे देनी पड़ेगी? हमें एनएसडीएल को, सीडीएसएल को. एनएसडीएल सीडीएसएल अलॉटमेंट लिस्ट को देखकर सभी लड़कियों को जो है शेयर्स अलॉट कर देंगे. इसलिए अलॉटमेंट
लेटर एक एक व्यक्ति को देने की जरूरत यहाँ पे हमें नहीं है, राइट. It provides the depository with the details of the applicants who have allotted the shares, the number of shares allotted, etc. अभी ओके, अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, सब चीजें उसके अंदर इन्फॉर्म कर दी जाएगी और फिर एनएसडीएल वो सारा प्रोसीजर कर लेगा. अभी ओके एंड फाइन, अभी ओके एंड फाइन. ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? थर्ड पॉइंट वी हैव पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट. Board resolution for allotment. Yes, what is the fourth point we have? Collection of application money. Sorry, allotment money. Application money रिसीव करने के बाद जिन लोगों को शेयर्स अलॉट किए हैं, नेक्स्ट चीज जो उनसे हम कलेक्ट करते हैं वो है allotment money. If the shares are sold at premium, in case of specification or specifically given, what we always assume that the premium on issue of shares is collected at the time of allotment. In case it is not specifically given, we always assume that the premium on sale of shares is collected at the time of allotment. If it is not collected at the time of allotment, that will be happening only when there is some specified condition which states that the premium will be collected on the next call. अगर ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन है तो ही अगले कॉल पे होगा, लेकिन नॉर्मली कंपनी अलॉटमेंट के वक्त ही प्रीमियम जो है वो कलेक्ट करती है. नाउ कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी. अब सभी गर्ल्स को शेयर्स इशू कर दिए, शेयर्स अलॉट भी हो रहे हैं, तो जब सभी गर्ल्स को शेयर्स अलॉट होंगे तो उनसे पैसे भी कलेक्ट करने पड़ेंगे ना. सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव? कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी. द लेटर ऑफ अलॉटमेंट स्टेट्स दैट द मनी टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, द मनी हैज टू बी पेड इन द बैंक specified by the company within a stipulated period. For all the public issues and right issues, ASBA is mandatory. Right? Application supported by blocked amount is the point which I had explained in the last point. What is the next point we have then? Collection of allotment money. What is the next point we have? Collection of allotment money. Next, arrangement relating to letters of renunciation. What is right to renounce? Right to renounce. The applicant who has been allotted the shares can renounce the shares in the favor of some other person. In favor of some other person. Renunciation. What is the point? Renunciation. कंपनी ने डिसाइड किया है कि अलॉटमेंट जो है वो सारे गर्ल्स को होना है, सभी गर्ल्स को अलॉटमेंट होना है, लेकिन श्रवणी बोल रही कि मुझे नहीं चाहिए शेयर्स, आई वॉन्ट टू रिनाउंस दिस राइट. तो उसने जूली को बोला, जूली तो एक काम कर, ये अलॉटमेंट वाले शेयर्स मेरे को नको, ये काम करिए, अधिकार मेरा जो है, जो शेयर्स मुझे अलॉट हुए हैं, तू कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता था, ये अधिकार मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये तुम लो, तो तुम कंपनी के शेयर्स खरीदो. इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, when a right to buy the shares of the company under allotment is given to a particular allottee, he can renounce that allotment right in favor of any other person. Are you getting my point? Are you getting my point? That right can be renounced in the name of any other person. तो ये अधिकार जब जूली को पास हो जाएगा, अलॉटमेंट किए गए शेयर्स फाइनली कौन खरीदेगा? जूली खरीदेगा, बिकॉज देयर इज renunciation of the right received under allotment. An applicant who has renounced the shares can renounce the share in favor of the other person. The applicant who has to fulfill up the form of renunciation and submit with the original copy of the letter of allotment to the company. तो जो ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर आया था, तू क्यों हंस रहा बेटा? द अलॉटमेंट का जो ओरिजिनल लेटर आया था और रिनंसिएशन राइट का जो एप्लीकेशन, रिनंसिएशन राइट का एप्लीकेशन प्लस लेटर ऑफ अलॉटमेंट, इन दोनों को जोड़कर उसे वो ओरिजिनल अलॉटी जो है, श्रावणी जो है, वो कंपनी को देगी और रिनंसिएशन एप्लीकेशन में दिया होगा, मुझे अलॉट किए गए शेयर्स मैं इस मोहतरमा को, जूली को दे रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे जगह पे शेयर्स इन्हें
ट्रांसफर कर दो, अलॉट कर दो. The applicant has to fulfill the form of renunciation and submit with the original copy of the letter of allotment to the company. After the approval from the board and the secretary enters the name of the new allottee in the application and allotment list. Now the point to be noticed here is there is right of renunciation, but again there is permission needed by whom? By the board of directors or the secretary. If the board of directors or the secretary do not permit such renunciation, such a renunciation is not possible. Renunciation of right received under allotment of shares is possible only at the permission of the secretary or the board of directors. Secretary या board of directors के permission पर ही जो है right of renunciation of allotment हो सकता है. Are you okay and clear? So what is the next point we have? Arrangement relating to letter of renunciation. अब ये पढ़ रहे हैं अपन, इससे तो 1000 गुना सिंपल स्टैट्यूटरी लगता है ना, है नहीं है? इससे ज्यादा सिंपल क्या लगता है? ज्यादा सिंपल क्या लगता है? पिकाचू, चू, पिकाचू, पिकाचू. Arrangement relating to splitting of the allotment letters. Arrangement relating to splitting of allotment letter. Again, please. Arrangement relating to splitting of काजू का त्रेला, ध्यान दे, उधर मत ध्यान दे, इधर ध्यान दे. Arrangement relating to splitting of allotment of shares. Sometimes the applicant who has allotted the shares can request for splitting the allotment letters. Splitting means putting the shares in one or more name. After getting the approval of the board for splitting, secretary enters the details of the split in the list of split allotment, and the secretary also has to issue a split letter. Application जो हुआ था वो application सभी लड़कियों ने किया था और सभी लड़कियों को जो है वो allotment करने का अधिकार जो है, allotment right जो है वो कंपनी ने दे दिया. ठीक उसी हिसाब से जूली की एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो गई. जूली की एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो गई, लेकिन जूली ने अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए. कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 1000 शेयर्स के लिए. तय ऐसा हुआ था कि 500 शेयर जूली लेगी, 500 शेयर जीजा लेंगे. अब इससे पहले अलॉटमेंट के पैसे भरे ना, उससे पहले दोनों में झगड़े शुरू हो गए. जूली बोल रहे मेरे पूरे पैसे तुम भरो, मेरे पूरे पैसे तुम भरो. जीजा बोले ऐसे कैसे? तू तेरे 500 शेयर्स के पैसे भर, मैं मेरे 500 शेयर्स के पैसे भरूंगा. इनफैक्ट जीजा बोले तू मेरे पूरे 1000 के भर. आज का वो मालूम है ना, महिलाओं के पास पेमेंट रहता है. तो फिर जीजा बोले नहीं ऐसा नहीं, काम कर, पूरे 1000 शेयर्स के जो है पैसे तू ही भर. तो दोनों में तू मैं शुरू हो गई. बीवी और पति पत्नी में थोड़ा तू मैं शुरू हो गई. तो जीजा बोले अच्छा एक काम कर, लेटर लिख कंपनी को. बोले क्या? लेट्स स्प्लिट, लेट्स गेट सेपरेटेड. बहुत टॉक्सिक हो गया अपन दोनों के बीच में, बहुत टॉक्सिक हो. लेट्स गेट स्प्लिट, लेट्स गेट सेपरेटेड. तो जीजा बोले इट इज गेटिंग वेरी टॉक्सिक नाउ, अब तुम मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, अलग हो जा, अलग ही हो जा अभी. तो स्प्लिट करने के बाद जीजा ने कह दिया, जूली बोली ठीक है, मुझे भी वो टॉक्सिक हो गया तो आई विल स्प्लिट. दोनों के बीच में स्प्लिट का तय हो गया. अब दोनों के बीच में स्प्लिट डिसाइड हो गया. तब इन दोनों ने स्प्लिट लेटर के लिए अप्लाई किया, स्प्लिट अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया. ये एप्लीकेशन किसी से आएगा? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. और उन्होंने बोला था कि आपने अलॉटमेंट लेटर भेजा था जूली के नाम पे, जहां 1000 शेयर इसे अकेले को अलॉट हुआ था. नाउ वी वांट टू सेपरेट, वी वांट स्प्लिट. बहुत टॉक्सिक हो गया हम दोनों के बीच में. सो नाउ आफ्टर अप्रूवल ऑफ द स्प्लिट अलॉटमेंट, स्प्लिट लेटर्स अगेन, पहला वाला जो अलॉटमेंट लेटर है उसे कैंसिल किया जाएगा. स्प्लिट लेटर फिर से इशू किए जाएंगे, जहां पे 500 शेयर का अलॉटमेंट जूली को होगा, 500 शेयर का अलॉटमेंट जीजा को होगा. बट दिस हैज टू हैपन ओनली एट द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द सेक्रेटरी. वो लोगों ने अगर अप्रूव किया तो स्प्लिट होगा. अप्रूव तो कोई करने से रहा तो स्प्लिट का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता.
है ना, बोले अब तुम्हारा घरगुती मैटर है, कौन इतने मगजमारी करता नहीं, लेकिन ऐसे प्रोविजन दिए रखे हैं, ऐसा प्रोविजन जो है वो दिए रखे, तो इसमें ऐसा भी कुछ ऑप्शन है, बस बता रहा हूं। अरेंजमेंट रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कोई अलॉटी चाहता है कि उसके अलॉटमेंट जो हुए नंबर ऑफ शेयर्स के उसका स्प्लिटिंग हो, तो ऐसा स्प्लिटिंग करने का भी प्रोसीजर अवेलेबल है इजी, लेकिन पॉइंट याद रहना जरूरी है। स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, find the return of allotment. Now the secretary has to file the return of allotment with the register of the companies within 30 days of allotment of shares. The return of allotment should contain details of allotment of shares, including the name and address of the allottees, values of the shares allotted, amount paid or payable on each shares, etc. File a return of allotment. अलॉटमेंट का प्रोसीजर खत्म होते ही, अलॉटमेंट लिस्ट प्रिपेयर होते ही, अलॉटमेंट फाइनलाइज होते ही 30 दिन के अंदर जो है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है, समझो कंपनी ने अलॉटमेंट लिस्ट फाइनल कर दी, फाइनल लिस्ट करने के बाद सभी लोगों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू कर दिया, लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू करने के बाद सबको अलॉटमेंट कर दिया, अलॉटमेंट का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद, सभी मेंबर्स को शेयर्स अलॉट होने के बाद एक रिटर्न बनाना पड़ेगा जिसमें सारी डिटेल्स उन्हें देने होगी, इन लोगों के एप्लीकेशन आए, फिर हमने ये बेसिस डिसाइड किया था, इसके मुताबिक ऐसा अलॉटमेंट किया है, इनसे फिर ऐसे ऐसे पैसे आए, ये सारा एक रिटर्न में बनाकर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। कब तक सबमिट करना पड़ेगा? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ अलॉटमेंट। विद इन, जिस दिन अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाएगा उस अलॉटमेंट कंप्लीशन के 30 दिन के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट गिविंग ऑल द डिटेल्स ऑफ द अलॉटमेंट शुड बी सबमिटेड टू द आरओसी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फिर हमारा? रिटर्न ऑफ allotment. What is the final point we have? Prepare register of members and issue share certificate. जिन लोगों का एप्लीकेशन पास हो गया उन लोगों को शेयर अलॉट करने के लिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट आपने भेज दिया। लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजने के बाद उनसे एप्लीकेशन मनी कलेक्ट कर ली। एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करने के बाद और कुछ रह गया क्या? नहीं, उनको अलॉटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। अब जब अलॉटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट हो गया उसके बाद एक ही चीज बचती है, उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर करने का और उन्हें शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना। अगर ये ऑनलाइन फॉर्मेट में होता तो हम सिर्फ अलॉटमेंट लिस्ट एनएसडीएल को दे देते, वो उनको शेयर्स अलॉट कर देते, उनसे पैसे कलेक्ट कर लेते अपने आप। एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी दे विल बी शोन एज द बेनिफिशियल ओनर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स से बॉयज को सबको ऑनलाइन फॉर्मेट में शेयर्स इश्यू किए जाने हैं, तो इन सभी की अलॉटमेंट लिस्ट मैंने एनएसडीएल को दे दी, एनएसडीएल ने इन सभी बॉयज को शेयर्स अलॉट कर दिए, इन अलॉटमेंट मैंने ऑनलाइन पे कर दिया, फिर रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी के मुताबिक ये मेंबर बन जाएंगे। लेकिन तुम सब लोग ऑनलाइन में नहीं हो, ऑफलाइन में हो गर्ल्स। अब तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तुम लोगों का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखना पड़ेगा, प्लस साथ साथ तुम सभी लोगों को शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ेगा। सेक्रेटरी हैज टू एंटर द नेम्स ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स हु हैव बीन पेड द अलॉटमेंट मनी in the register of members. The secretary has to prepare the share certificate and distribute to all its members within 2 months of allotment of shares. Underline important point, objective सबके साथ। शेयर सर्टिफिकेट कब तक इशू हो जाना चाहिए? Within a period of 2 months from the allotment of shares. अलॉटमेंट जिस दिन होता है, अलॉटमेंट कंप्लीट कब होता है? जिस दिन लेटर ऑफ अलॉटमेंट उन्हें इशू किया जाएगा। तो अलॉटमेंट कंप्लीट होने के 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू हो जाने चाहिए। इनके शेयर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, द एंट्रीज ऑफ द एप्लीकेंट्स आर मेड बाय द डिपॉजिटरी एंड दे विल बी द बेनिफिशियल ओनर एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी। आर वी ओके एंड फाइन? प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड शेयर सर्टिफिकेट। So we have all this 8 point in procedure for allotment of shares. सबसे पहला क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन, कॉलिंग फॉर अलॉटमेंट मनी, लेटर ऑफ
renunciation, split of allotment of shares, return of allotment and final क्या था हमारा register of members and issue of share certificate. So these are the 8 points which you have to learn properly. If in final exam you are, please pay attention, if in final exam you are asked to write, if in final exam you are asked to write or you wish to write the procedure, it has to come in this chronological order only. नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इधर उधर नहीं हो सकता. फेरे पहले गणपति बाद में, ऐसा नहीं हो सकता. पहले गणपति फिर बाद में फेरे. Right? That's all for today. Thank you so much. I'll start economics sharp at 12:30. 12:30. Thank you so much.